how are you all doing? I hope you all are doing great. So I welcome you all in this beautiful session. So today we are going to discuss about cell division and cell cycle. सेल का चैप्टर हम कल ही खत्म कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन क्या होता है और सेल साइकिल क्या होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बच्चों ध्यान से सुनना इसको. व्हाट इज सेल डिवीजन? एक सेल है, सेल के बारे में हमने पढ़ा है, वो डिवाइड करती है टू में, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन. अब बात आती है कि सेल डिवाइड करती ही क्यों है. ओके, सेल डिवाइड करने के बहुत से कारण होते हैं. फर्स्ट वन इज रिपेयरमेंट. अगर कहीं भी बॉडी में इंजरी हो जाता है तो उसको ओवरकम करने के लिए सेल डिवाइड करते हैं. ओके, सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन. Okay, to form new individual and to make its own copies and to create new offspring. Reproduction is required and volume and surface ratio maintenance. उसके लिए भी सेल डिवाइड करते हैं. जैसे कि हम रोज नहाते हैं तो हमारी स्किन, कुछ स्किन मोल्ड हो जाती है, तो जो मोल्ड हुई स्किन, उनकी जगह पे नई सेल्स भी तो आएंगी ना, तो वो सेल डिवीजन से ही आएंगी. तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से सेल डिवाइड करती हैं. ओके, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं बॉडी में जो कभी डिवाइड, एक लिमिट तक डिवाइड करके और ग्रोथ करके रुक जाती हैं. ओके, वो रेस्टिंग स्टेज में होती हैं. रेस्टिंग स्टेज में होती है वो सेल्स. फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, वो डिवाइड नहीं करते. अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो डिवाइड बिल्कुल नहीं करेंगे. हार्ट मसल्स है, कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक सेल्स हैं, वो भी फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं. ओके, अब लीवर भी एक ऐसा एग्जाम्पल है. लीवर, जो लीवर होता है हमारा ह्यूमन बींग्स का, वो वैसे तो रेस्टिंग स्टेज में होती हैं उसकी सेल्स, वो आगे डिवाइड नहीं करते. बट अगर किसी कारण से लीवर डैमेज हो जाता है तो वो रीजनरेट कर सकता है अपने आप को. रीजनरेट मतलब दोबारा से अपने आप को रिपेयर करके पहले वाली पोजीशन में आ सकता है. तो इस तरह से सेल डिवीजन अलग अलग सेल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप से होता है. बट मेन तो सेल डिवीजन रिपेयरमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और वॉल्यूम एंड सरफेस रेशियो को मेंटेन करने के लिए किया जाता है. ओके, वॉल्यूम एंड सरफेस रेशियो मतलब जैसे कि सेल है, ये हमने पढ़ा सेल, और ये न्यूक्लियस है. ठीक है, अब सेल ग्रो कर रहा है, कर रहा है, तो अब वो इतना बड़ा हो गया. ओके, न्यूक्लियस इतना सा ही है. तो अब एक लिमिट के बाद न्यूक्लियस इज अनेबल टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल की क्या सेल के अंदर आ रहा है, क्या जा रहा है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है एक टाइम के बाद, अगर ऐसे ही ग्रोथ करती रही तो. ठीक है, इस टाइम पे सेल डिसाइड करता है कि डिवाइड करना है ताकि वॉल्यूम एंड सरफेस रेशियो मेंटेन रहे. ठीक है, इसका वॉल्यूम भी एक लिमिट में रहे कि इतनी बड़ी होते ही ये डिवाइड हो जाएगी, तो इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, है ना. तो फिर इस टाइम पे सेल डिसाइड करता है कि इसको डिवाइड होना है और वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. ओके, और सेल डिवीजन में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहूंगी. जैसे हमने पढ़े थे क्रोमोसोम्स, तो ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46. ओके, और पेयर कितने होते हैं? 23. हमें याद रखना है, अगर हमसे पेयर पूछा जाए तो एक ह्यूमन बींग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर हमसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, वो है हमारा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, जब जो डॉटर सेल बनती है तो डिवाइड हो जाएंगे, तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46. कैसे? अब ये है डिवाइड हो गई तो इसमें 23 आने चाहिए, इसमें 23 आने चाहिए,
है ना। बट वो 46 कैसे आते हैं, जैसे जब सेल ग्रोथ करता है, जब सेल बड़ा होता है तो वो क्या करता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड भरा रहता है वो भी बड़ा होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए कंटेंट होता है वो भी डबल हो जाता है, क्योंकि सेल को पता है उसको डिवाइड होना है, तो वो डबल हो जाएगा इस टाइम पे, ताकि डॉटर सेल्स में इक्वल इक्वल वो जा सके। ठीक है, इसीलिए हमेशा इक्वल ही रहता है। तो हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको रफली आइडिया दिया है कि सेल डिवीजन क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होती है और कैसे कैसे सेल डिवाइड करता है। ठीक है, सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेल ग्रोथ टेक प्लेस, सेल में ग्रोथ होता है। ठीक है, ग्रोथ होता है। डीएनए रेप्लिकेट, ठीक है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट मतलब डीएनए अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। तो ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सेल डिवाइड करती क्यों है, रिपेयरमेंट के लिए करती है, रिप्रोडक्शन के लिए करती है और वॉल्यूम एंड सरफेस रेशियो को मेंटेन करने के लिए करती है। एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन ब्रिंग्स म्यूटेशन। अब आप सबको पता है कि इस टाइम पे सेल रेप्लिकेट करता है, जल्दी जल्दी वो रेप्लिकेट करके डीएनए कंटेंट को डबल कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि दो डॉटर सेल्स में इक्वल इक्वल अमाउंट डीएनए जाना है, तो उसको डबल तो करना पड़ेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है कि कई बार एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, एरर्स मतलब रेप्लिकेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, कई बार होता है। तो वो मिस होने से क्या होता है, डिजीज कॉज होती है, बीमारियां हो जाती हैं और म्यूटेशंस भी होती है। कई बार तो ऐसी ऐसी मतलब सडन चेंज, म्यूटेशन का है, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज अ सडन चेंज अपीयरिंग इन ए ह्यूमन बीइंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग में या ऑफस्प्रिंग में कोई एकदम से सडन सा चेंज दिखाई देता है, अलग सा ही चेंज जो हमने कभी नहीं देखा हो, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कई बार फेवरेबल भी होती है और कई बार अनफेवरेबल भी होती है। फेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में हो, जो अच्छा हो, म्यूटेशन जो वेरिएशन अच्छा हो, जो भी चेंज आया वो हमारे लिए फायदेमंद हो। कई बार ये नुकसानदायक भी होता है, तो इसलिए म्यूटेशन दोनों तरह से हो सकता है। रडोल्फ वर्चो in 1855 states that every cell comes from a pre-existing cells। ये हमने सेल के चैप्टर में भी पढ़ा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब है एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इसीलिए तो सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फेजेस इन सेल साइकिल एंड व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल होती क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए एंड सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। यानी कि अपना डीएनए बनाएगी एक सीक्वेंस के थ्रू, और फिर जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेल के अंदर, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, वो सब बनाएगी and eventually divides into two daughter cells. This is the definition of a cell cycle. What is cell cycle? This is a sequence of events happening in a cell. Okay? वो क्या होते हैं events? ये एक डायग्राम है, इससे आप अच्छी तरह से पता लगा सकते हो कि सेल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इनको बोलते हैं phases of cell cycle। ठीक है, एक ह्यूमन सेल डिवाइड होने में 24 आवर्स लेता है। ह्यूमन सेल डिवाइड होने में कितने आवर्स लेता है, 24 आवर में कंप्लीट होती है एक सेल साइकिल। अदर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइमिंग होती है, जैसे 90 मिनट होते हैं ईस्ट में। जो ईस्ट होती है ना, जो हम केक वगैरह में भी यूज करते हैं, वो ईस्ट 90 मिनट लेती है एक डिवाइड होने के लिए। ओके, सो जो सेल साइकिल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 phases। First one is interphase and second one is M phase। 24 आवर्स की सेल साइकिल होती है, ये लॉन्गेस्ट होती है, एंड दिस वन इज शॉर्ट।
मतलब वैसी ही बात है, जब कोई घर में कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम प्रिपरेशन में लग जाते हैं, घर साफ करो, खाना बनाओ, उनके लिए सब कुछ अरेंज करो। गेस्ट आ भी जाते हैं एक दिन के लिए और वो चले भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। वैसा ही हिसाब है, इंटरफेज 95% ऑफ द सेल डिवीजन का टाइम ले लेता है। ये तो सिर्फ 1 घंटे में ही हो जाता है। माइटोसिस जो एक्चुअल सेल डिवीजन है वो एम फेज में होता है। इंटरफेज में तो सेल अपने आप को जस्ट प्रिपेयर ही कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 में डिवाइड होता है। अब डायग्राम देख लेते हैं हम। दिस वन इज जीवन इंटरफेज, जो आपको दिख रहा है ये सारा इंटरफेज में हो रहा है। एम फेज और जो माइटोटिक फेज है और जिसमें माइटोसिस हो रहा है वो तो सिर्फ इतना सा ही पार्ट है। ठीक है, अब इंटरफेज में क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज जीवन फेज। ठीक है, ये जीवन फेज होती है, इसमें सिर्फ ग्रोथ ऑफ द सेल होती है, डीएनए डुप्लीकेट नहीं होता। इसमें सिर्फ सेल ग्रोथ करती है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, एंजाइम्स एक्टिविटी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव हो जाती है सेल। जो एस फेज है ये होती है सिंथेसिस फेज। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज G2 फेज। इसमें जो डीएनए कंटेंट डबल हुआ है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब फाइनली बारी आती है सेल डिवाइड होने की, वो इसमें होती है एम फेज में। ठीक है, अब हर इवेंट को हम डीपली पढ़ेंगे। ओके, पहले हम करेंगे इंटरफेज, देन विल डू एम फेज, माइटोटिक और माइटोसिस। ठीक है, पहले हम इंटरफेज के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस ऑल द फेजेस इन अ सेल साइकिल। हमने पढ़ा था 2 इंटरफेज एंड एम फेज होता है। इंटरफेज के अंदर आता है G1, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, पहले हम करेंगे G1 फेज को। G1 फेज को ग्रोथ फेज और गैप 1 फेज भी बोला जाता है। ग्रोथ फेज और गैप 1 फेज भी इसको बोला जाता है। G1 phase is the interval between 2 successful mitosis। माइटोसिस होगा फिर इंटरफेज आएगा, इंटरफेज के बाद फिर माइटोसिस होगा फिर इंटरफेज आएगा। तो इस तरह से 2 माइटोसिस के बीच का जो टाइम है वो इंटरफेज है। ठीक है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डजंट रेप्लिकेट। सेल ग्रो कर रही है, इसको ग्रोथ फेज बोला जाता है, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। इसमें सिर्फ सेल का साइज बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म डबल हो जाएगा, ये सब एक्टिविटीज होंगी। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इस फेज में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। ठीक है, एंजाइम्स एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल तो एंजाइम्स तो एक्टिविटीज तो बढ़ेंगी। और न्यूक्लियोटाइड्स आगे एस फेज में, जो ये फेज आने वाली है, इसमें डीएनए डबल होगा, तो उसके लिए जो डीएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं वो भी तो चाहिए, तो उनकी सिंथेसिस होगी G1 फेज में। एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इनकी भी सिंथेसिस होगी G1 फेज में। नो चेंज इन डीएनए कंटेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, नो चेंज इन डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट में G1 फेज में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेल ग्रो करेगी और मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, डीएनए अमाउंट नहीं चेंज होगा कुछ भी, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म डबल हो जाएगा। नाउ वी कम टू एस फेज, वी कॉल इट सिंथेसिस फेज। इसको सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। डीएनए अमाउंट इज डबल्ड। ओके, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन्स, जो डीएनए की पैकेजिंग में, अब डीएनए बन रहा है, पर उसको फिर पैक भी तो करना पड़ेगा कि न्यूक्लियस के अंदर वो ऐसे थोड़ी ना फिट हो जाएगा छोटे से न्यूक्लियस में। अगर डीएनए अमाउंट बढ़ रहा है तो उसकी पैकेजिंग के लिए जो सोर्स चाहिए, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स, वो भी बनेंगे। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स हमने पढ़ा था, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाएंगे, किसमें होंगे, एस फेज में। ठीक है, अब डीएनए डबल हो रहा है, दैट इज
डीएनए क्रोमेटिन क्रोमेटिन बनाता है, ठीक है, क्रोमेटिन बनाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन क्या होता है? हिस्टोन्स प्लस डीएनए। डीएनए अब ऐसे रहता है, ठीक है, अब ये अमाउंट डबल हो गया डीएनए का, ये और ज्यादा ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब इसको पैक भी तो करना पड़ेगा ना, तो पैक कैसे होता है? जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होता है, डीएनए नेगेटिव होता है, ये इसके चारों तरफ रैप हो जाता है, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और ज्यादा पैकेजिंग के बाद, और ज्यादा कंडेंसेशन के बाद वो क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कुछ इस टाइप के बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं हमें, है ना। तो जो सिंथेसिस फेज है, सिंथेसिस से पहले तो ये हमें ऐसे दिखेंगे क्रोमोसोम्स। कंडेंस्ड है, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इस टाइप से। 23 मैंने बनाए नहीं, मैंने 2 ही बनाए हैं एग्जांपल के लिए। जैसे एक तो ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, कितने क्रोमोसोम हो गए इस साइड? 1 2 3 4। कभी भी बच्चे, कभी भी क्रोमोसोम को काउंट करना है तो उसके सेंट्रोमियर को काउंट करना है हमें, ओके। सो ये कंडीशन है बिफोर एस फेज, ठीक है। आफ्टर एस फेज क्या होगा? एस फेज में क्या हुआ है? डीएनए सिंथेसिस हुआ है, डीएनए कंटेंट बढ़ा है, तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे। तो अब आप ये बताइए कि इस साइड कितने क्रोमोसोम हैं या कितने पेयर हैं? मैंने आपको क्या बताया? सेंट्रोमियर से काउंट करना है, 1 2 3 एंड 4, ओके। यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 एंड 4, 4 क्रोमोसोम है, बट हियर अमाउंट इज डबल्ड। अगर डीएनए यहाँ पे 2C था तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 4C, ठीक है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे भी 46 रहेंगे, बस ये जो एक और क्रोमेटिड है ये बढ़ जाएगी। इन क्रोमेटिड्स को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। कभी भी आपको क्रोमोसोम्स काउंट करने हैं वो सेंटर से करने हैं, सेंट्रोमियर से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 4 है, बट हेयर अमाउंट इज डबल्ड इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। एक एक आर्म और बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया क्रोमोसोम्स का, क्योंकि इनको डिवाइड होना है ना आगे। डिवाइड होके तो ये अलग अलग जाएंगे, तभी तो इक्वल अमाउंट रहेगा। 46 यहाँ है तो ये डिवाइड होके 46 और 46 बनाएंगे, ठीक है। तो दीज आर G1 फेज एंड G2 phase. Next one is G2 phase. What happens in G2 phase? RNA synthesis. Okay, RNA बनेगा and repair of damaged DNA. जो भी रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए डैमेज हो गया है, एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, वो यहाँ पे सुधारा जाएगा। डीएनए इज डबल्स, क्रोमोसोम इज नॉट डबल्ड, ये आपको याद रखना है। एस फेज में क्या होगा? डीएनए डबल होगा बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ओके। आगे आती है हमारी जी नोट फेज, ओके। ये एक छोटी सी स्टेज होती है, इसको क्विसेंट स्टेज भी बोला जाता है, क्विसेंट स्टेज बोला जाता है इसको। ये छोटी सी स्टेज होती है। द सेल एग्जिट G1 फेज। सम सेल्स एग्जिट G1 फेज, जो G1 स्टार्टिंग की ग्रोथ है उसी फेज में से वो निकल कर एक रेस्टिंग स्टेज में चली जाती हैं, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में और इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, जिसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। अब ऐसी सेल्स, कौन सी सेल्स जाती हैं जी नोट स्टेज में? जैसे कि हार्ट सेल्स, कार्डियक सेल्स, इनको आगे डिवाइड, हार्ट बन गया, वो अपना काम कर रहा है, अब उनको आगे डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, वरना तो कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो जैसे न्यूरॉन्स है वो डिवाइड नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। हार्ट की जितनी भी सेल्स हैं वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, बट दे डू नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करेंगे। वो एक जी नॉट स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में पहुंच चुकी हैं वो स्टेज में, वो सेल्स, तो वो डिवाइड नहीं करेंगी,
ठीक है, बट डिवाइड बट कॉल टू डू सो। कई सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। वो कब स्टार्ट करती हैं? ठीक है, जब तक उनको बोला ना जाए, ब्रेन से कोई सिग्नल ना आए कि आपको डिवाइड करना है, तब तक वो सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी। कोई स्पेशल सिग्नल्स होते हैं जो भेजे जाते हैं उनके पास, तब वो डिवाइड करना स्टार्ट कर सकती हैं। सेल्स कैन री एंटर इन G1 फेज और सेल साइकिल। सेल साइकिल में G0 फेज में वो चली गई, एक रेस्टिंग स्टेज है, पर वो उस सेल साइकिल के अंदर दोबारा एंटर कर सकती हैं। कब एंटर कर सकती हैं? इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ फैक्टर्स। जब उसको प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर्स मिल जाए, सब कुछ उस सेल के अकॉर्डिंग हो, तो वो दोबारा उसमें एंटर कर सकती हैं। फॉलोइंग एनी इंजरी, अगर सेल में कोई इंजरी हो गई और सेल रेस्टिंग स्टेज में है, उस स्मॉल इंजरी को रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो सिग्नल आएगा और वो सिग्नल और ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से, मेटाबॉलिकली एक्टिव होने की वजह से वो फिर दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाएगी और डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन G1 फेज। जो हमने पहले पढ़ा था G1 फेज, उसी में ही डिवाइड हो जाता है, उसी में ही डिसाइड हो जाता है कि इफ इस सेल इज डिवाइडिंग और नॉट डिवाइडिंग। अगर डिवाइड करेगी तो वो आ गया इस फेज में, फिर G2 फेज में चली जाएगी। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो G0 दैट इज क्विसेंट स्टेज में चली जाएगी। ठीक है, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनमें इंटरफेस शॉर्ट होता है। अब 24 आवर्स में एक ह्यूमन सेल डिवाइड करती है, पर कैंसर सेल 24 आवर्स में करती है, 23 आवर्स तो इंटरफेज ही चला, इंटरफेज ही चला। एक आवर में माइटोसिस हो जाती है, सेल डिवाइड हो जाती है। तो सेल में टाइम कहाँ लग रहा है? इंटरफेज में ही तो लग रहा है, वो पूरा 23 घंटे। कैंसर सेल्स में क्या होता है? इंटरफेस शॉर्ट हो जाता है, उनको आग लगी होती है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन को कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स क्या करेंगी? इंटरफेस स्मॉल हो जाएगा, वो जल्दी से इंटरफेस कंप्लीट करेंगी। 23 घंटे का टाइम मान लो वो 3 घंटे में ही कंप्लीट कर दे, जल्दी से करके जल्दी से डिवाइड कर देंगे, जल्दी से करके जल्दी से डिवाइड कर देंगे, इसीलिए कैंसर होता है। तो कैंसर सेल्स में क्या होता है? इंटरफेस शॉर्ट हो जाती है। In our next class, we will discuss about mitotic division in detail. So bye for now. Hit that like button and subscribe to my channel. Thank you so much.